दोस्तों मैं आज से ज्योग्राफी आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में देखिए चैप्टर 1 मैंने आपके लिए लाया हूँ और हमारा फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, पढ़ते हैं इसे, इसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों इससे आपके 6 मार्क्स आते हैं। इसके बाद ये इस चैप्टर से, इसके बाद वाले चैप्टर से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। देखें क्या है वो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, ये ध्यान दीजिए, संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो पहले दोस्तों आप ये जानते हैं कि संसाधन हमारा होता क्या, संसाधन हम कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकृति से प्राप्त जितने भी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, उपयोग में लाई जा सकती हैं और जिनको बनाने में के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि संसाधन उसके लिए उपलब्ध है, वो संसाधन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो वही वह हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, यानी कि हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास की वो सारी वस्तुएं जो हमारे पास उपलब्ध है और हमारे किसी आवश्यकताओं में कार्य में आती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि सामान उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। आर्थिक रूप यानी कि पैसे रूप से, सांस्कृतिक यानी कल्चर से मान्य है, एक संसाधन है, ठीक है। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा है संभाव्य की, संभाव्य क्या है ना, तो देखिए संभाव्य हमारा क्या है, संभाव्य हम उसे कहते हैं दोस्तों वो संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक। तो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है, ठीक है। यथा संसाधन और विकास के बारे में चीजें, आइए अब देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, ग वाला है स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ये 4 पॉइंट्स हमारे हैं। संसाधनों का वर्गीकरण किया गया ना, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर तो दोस्तों जैसे जैव और अजैव हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हमारा क्या, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, ठीक। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। तो जैसा मैंने आपको संभावी के बारे में बता दिया, भाई मैं आपको जैव और अजैव संसाधन हमारे क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसा कि हमारा जैव संसाधन है वो संसाधन होता है जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं ना, इस जैव मंडल से जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे क्या हो गया, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मछलियां हो गई, पशु पक्षी आदि होगा। और अजैव क्या है, अजैव वो है जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, जैसे चट्टान हुआ, धातु हुआ, लेकिन क्या हमारे उपयोग में तो आ रहा है ना, उससे पत्थर बनते हैं, बालू वहां से प्राप्त होती हैं। सेकंड है समाप्यता के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर क्या है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अब आप सोच रहे होंगे कि नवीकरण और अनवीकरण क्या है, तो ध्यान दीजिए, नवीकरण मतलब होता है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानी, धातु आदि, वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सॉरी मैं आपको नवीकरण बता रहा हूँ ना, तो नवीकरण किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है, मतलब कि इसको पुनः योग में लाया जा सकता है, वो नवीकरण योग कहलाता है। और अनवीकरण योग्य वो होता है जो एक बार इस्तेमाल करना दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता उसका। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, स्वामित्व मतलब आपको पता है ना दोस्तों कि जैसा खुद का, तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राजकीय और अंतरराष्ट्रीय। यानी क्या हो सकता है, व्यक्तिगत किसी का भी हो सकता है स्वामित्व, जैसे किसी का घर हुआ, सामुदायिक यानी एक समुदाय के लोग, दूसरा राष्ट्रीय हुआ जो कि हमारे देश में है, और अंतरराष्ट्रीय मतलब विदेशों में। विकास के स्तर के आधार पर जैसे संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट्स तक दोस्तों कंप्लीट हुआ। आइए आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों हमारा एजेंडा 21, इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए एक बार। ये क्या है, एक घोषणा है, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील का एक शहर है, 1992 में घोषणा किया गया था। रियो डी जेनेरो शहर में ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। आपको दोस्तों इतना लाइन याद करना है, क्या
ये लाइन आपको पूरा यहां से याद करना है कि इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। एजेंडा 21 क्या है? तो एक घोषणा किया गया था, एक घोषणा था जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यानी एजेंडा 21 का मेन क्या है उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। फिर देखिए दोस्तों हमारा है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा का प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृत और परंपराएं इत्यादि सम्मिलित है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए इसको क्या है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में जैसे कि किसी मिट्टी को, किसी जमीन को हम उपयोग करते हैं तो उसको निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति यानी कि जमीन की आकृति क्या है, जलवायु वहां का क्या है और मृदा के प्रकार, किस प्रकार का मिट्टी भी कई प्रकार के होते हैं, तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि सम्मिलित है। हमारे देश में दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब नई चीज क्या आ गई कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति है एक, जैसे हमारा नीति आयोग है वैसे राष्ट्रीय वन नीति भी 1952 में ये लाया गया था। तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत यानी राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। यानी कि हमारे देश में क्षेत्र काफी कम है। कितना होना चाहिए? 33% भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसका काफी कम है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों नोट्स, इसको आप लिखते जाइएगा इसको, ठीक है। एक भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने वीडियो लाने वाले सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को जल और मिट्टी, मैंने आपको बताया था ना मिट्टी कई प्रकार के होते हैं, तो मृदा यानी कि मिट्टी बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी के रूप में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग को कितने प्रकार से और कितने प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया जा सकता है, तो उनके तत्वों को उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी के रूप में विभाजित किया जाता है। दोस्तों आपका चैप्टर 1 ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। आपको इतना पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको कराऊंगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसमें जितने भी नए वर्ड्स हैं जो आपको समझ में ना आए हैं उसको मैं डिफाइन करूंगा, अच्छे से उसको लिख के मैं बताऊंगा, उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आपको काफी प्रॉफिट हो जाए, आपको समझ में आए। दोस्तों आप बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई में दीजिए, बाकी चीजों में समय कम लगाइए। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।